गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में यानी कि तीसरे चैप्टर का इंट्रो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फिर से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी मैंने लिख रखा है। दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, x प्लस वाई बराबर 0, यह आपका रैखिक समीकरण है। अगर हम यहीं पे लिख दे अगर हम यहीं पे लिख दे 2x प्लस 3y, तो यह आपका रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके बराबर में कुछ भी नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे हम लिख दे 2x प्लस 3y बराबर 5, बराबर देकर 0, 5, 2, 3 कुछ भी लिख दे, तो वह आपका रैखिक समीकरण बन जाएगा। अगर हम इसको तोप लेते हैं यहाँ से, तो 2x प्लस 3y बच गया, तो यह आपका क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, 2x प्लस 5y बराबर 5, तो यह क्या हो गया? तो यहाँ पे यह भी रैखिक समीकरण हो गया। ओके, अब देखिए बच्चों, इसका यूज कहाँ होता है यह जानने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बताइए, यहाँ पर आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तुझसे पूछूं एक सवाल, तुझसे पूछूं एक सवाल। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो यहाँ पर है मेरा क्वेश्चन, 2x प्लस 2y बराबर -2 और 3x माइनस 5y। बताइए, दोनों में आप क्या देख रहे हैं? दोनों में आप क्या देख रहे हैं? कौन सा रैखिक समीकरण है? बताइए, दोनों में रैखिक समीकरण कौन है? बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल, यह जो हमारा ऊपर वाला है 2x प्लस 2y बराबर -2, यानी बराबर के बाद में कुछ भी लिखा रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? बहुपद नहीं कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। और ये वाला जो है यह आपका क्या कहलाएगा? तो रैखिक बहुपद कहला जाएगा। ओके, तो चलिए, आई होप कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। रैखिक समीकरण और रैखिक बहुपद में आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा। अरे बहुत ही इजी है, देखिए ना, यहाँ पे अगर बराबर दे देते हैं तो बराबर के बाद में कुछ भी लिख देते हैं, तो वह आपका क्या बन गया? रैखिक समीकरण। और बराबर नहीं रहेगा तो बराबर के बाद में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो चलिए, हम लोग अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या यूज है, कहाँ होता है, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आवश्यकता क्यों है, इसका यूज कहाँ होता है, क्या होता है। तो चलिए, हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, मान लीजिए यहाँ पर यह है बाहुबली। यह कौन है बच्चों? तो बाहुबली है। और यहाँ पर उसका बड़ा भाई, बाहुबली का बड़ा भाई भलाल देव है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजमाता शिवगामी देवी है। राजमाता शिवगामी देवी की जय हो। इसका केस बना देते हैं। कई दिन से तेल नहीं लगाई है, केस इसका खड़ा हो गया है। तो देखिए, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझिए। राजमाता शिवगामी देवी ने भलाल देव को, चलिए इसका नाम लिख देते हैं बाहुबली। बाहुबली गली गली तेरी राह चली, जियो रे बाहुबली। यह हो गया भलाल देव। और यह राजमाता शिवगामी है।
देवी। देखिए यह जो राजमाता है यह भलाल देव को 100 रुपया देती है। कितने रुपया देती है? 100 रुपया। और ये दोनों को, बाहुबली को और भलाल देव को, कहीं देशाटन पर घूमने जाना है तो 100 रुपया देती है। और राजमाता शिवगामी देवी भलाल देव से कहती है कि तुम 100 रुपये ले लो और तुम दोनों आपस में बांट लेना। तुम बड़े भाई हो इसलिए तुम 2 रुपया अधिक रख लेना और बाहुबली को 2 रुपया कम दे देना। मतलब तुम बड़े भाई हो तो 2 रुपया ज्यादा रख लेना, 2 रुपया कम ही देना बाहुबली को, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग से हम क्वेश्चन पूछते, बताइए 100 रुपया में ये दोनों कितने कितने, भलाल देव कितने रख लेंगे और बाहुबली को कितने रुपए दे देंगे? तो आप कहिएगा सर जी भलाल देव 52 रुपया रख लेगा और बाकी सब इसको दे देगा, 2 रुपया ज्यादा रख लेगा और बाकी बाहुबली को दे देगा। तो यहाँ पर अब भी हो गया गड़बड़। देखिए कैसे, राजमाता शिवगामी देवी ने कहा था कि 2 रुपया कम रखना, और देखिए यह 52 रुपया रख रहा है, भलाल देव कितने रुपए रख रहा है? 52 रुपया, और उसके बाद में बाकी इसको दे दे रहा है, तो बाकी कितना बच गया? 48। तो देखिए इसका जो डिफरेंस है यानी कि 52 से 48 घट गया 4, मतलब 4 रुपया ज्यादा रख ले रहा है, 4 रुपया ज्यादा रख ले रहा है। इसका मतलब क्या? अगर भलाल देव अगर यह दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म नहीं पढ़ा है तो यह अपने भाई से गद्दारी कर लेगा, है कि नहीं? 4 रुपया ले लेगा, उसको 48 रुपया दे देगा। तो ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म सिखाते हैं भलाल देव को। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, देखिए सबसे पहला क्या कंडीशन है, हम लोग मान लेते हैं कि यह जो भलाल देव है 100 रुपया रख लिया और बाहुबली को y रुपया दे दिया। ओके, तो टोटल जो पैसा है x प्लस y, टोटल पैसा कितना है? तो 100 रुपया है। तो यहाँ पे 100 रुपया हो गया, समीकरण फर्स्ट। ओके, और पुनः जो प्रश्न है यह प्रश्न का पहला प्रश्न है, प्रश्न से। अब पुनः प्रश्न से यहाँ पर देखिएगा दोबारा में प्रश्न क्या कह रहा है कि राजमाता शिवगामी देवी ने कहा था कि 100 रुपया में तुम लोग को आपस में बांट लेना है और 2 रुपया कम देना है। किसको? 2 रुपया कम किसको देना है? बाहुबली को, यानी कि x में से, ठीक है, x और इसका जो अंतर होना चाहिए अभी बतलाया, x और y का अंतर कितना होना चाहिए? 2 रुपया होना चाहिए। यानी कि बाहुबली के पैसा में, भलाल देव के पैसा में से बाहुबली के पैसा घटाने पर कितना अंतर होना चाहिए? 2 रुपये का। और वहां पे 4 रुपया आ गया था, 52 से 48 घटाए थे तो। ओके, तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन यह हो गया। अब इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते। समीकरण 1 में क्या है? x प्लस वाई बराबर 100, और समीकरण सेकेंड में है x माइनस वाई बराबर 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, प्लस छुपा है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस। एक बार प्लस में x, एक बार माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर y है प्लस में, y है प्लस में, एगो एगो दूगो y बराबर। अब देखिए 100 से 2 घट जाएगा 98, 98 आ गया। तो यहाँ से 2 एकम 2, 49 दूना 98। ओके, तो यहाँ से y बराबर आ गया, इसीलिए y बराबर आ गया 49 रुपया। ठीक है, तो आप लोग बताइए यहाँ पे बाहुबली को कितने रुपए मिल गया? 49 रुपया। और समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में आप लोग रख करके इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए x प्लस y बराबर कितने हैं? 100 है, और यहाँ पर x प्लस y के मान कितने रखने हैं? तो 49 बराबर कितने? 100, और यहाँ से x को रोक लेंगे, 49 है प्लस में बराबर के उस पर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिख देंगे 49। इसीलिए x बराबर आ गया 49, 100 से 49 जाएगा 51। तो आप लोग बताइए भलाल देव कै रुपया रख लेगा? तो 51 रुपया। तो यह आप अब दोनों देखिए यहाँ पे कंडीशन दोनों क्या हो गया? प्रूव हो गया।
51 से 49 जाएगा, 2 रुपये ना कम है, और जोड़ने पर दोनों का 100 आ गया। तो यही इसका यूज होता है। ऐसे ही कंडीशन में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए हम लोग अब इसके आगे के इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक देख लिया कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसमें दो ठो समीकरण बनते हैं। दो ठो समीकरण का युग्म यानी कि जोड़ा बनता है। ओके, तो वह किस रूप में होते हैं? तो देखिए, a1x प्लस b1y अब प्लस सी बराबर 0। ओके, और एक ठो होता है a2x प्लस b2y प्लस सी बराबर C1 है, यहाँ पे C2 कर दीजिए, C2 बराबर 0। तो इसी रूप में हमारा जो दोनों समीकरण होते हैं वे रहते हैं। अब यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ से इसको आगे समझते हैं। देखिए इसमें ग्राफ, तो आइए बच्चों अब हम लोग समझ लेते हैं ग्राफ के विषय में कि ग्राफ कब समांतर होगा, कब प्रतिच्छेदी होगा और कब समपाती होगा। तीन ठो कंडीशन होते हैं। तो पहला कंडीशन हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट नंबर कंडीशन क्या है? देखिए a1 बाटा a2, यहाँ से अगर दोनों समीकरण को तुलना करेंगे a1 बाटा a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बाटा b2। देखिए b1 है b2 है, b1 बाटा b2। ओके, तो वह जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वह कैसा बनेगा? तो प्रतिच्छेदी बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखिए एक दूसरे को ये जो ग्राफ है प्रतिच्छेद करेंगे कितने बिंदु पर? तो एक बिंदु पर। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दिया ऐसे क्रॉस, एक बार इधर से और एक बार इधर से। तो यह कैसा ग्राफ हो गया बच्चों? तो यह प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गया। ओके, और यह जो इसका चलिए नाम लिख देते हैं यहाँ पे प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी ग्राफ। ओके, और यह जो होगा कैसा होगा? तो अविरोधी होगा, मतलब कि इसका जो हल होगा कैसा होगा? अविरोधी होगा, अविरोधी, अविरोधी। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इसका जो ग्राफ है वह कैसा होगा? तो वह प्रतिच्छेदी होगा, और इसका जो हल होगा कैसा होगा? अविरोधी होगा। अब यहाँ से हम लोग, अब बच्चों आप लोग बताइए कि इसका जो हल होगा कितने हल होंगे? तो देखिए यहाँ पर ग्राफ जितने बार काटता है उतना ही ना हल होता है। तो देखिएगा तो यहाँ पे ग्राफ है एक बिंदु पर काट रहा है, तो कितने हल हो जाएंगे? एक हल हो जाएंगे। तो इसका जो हलों की देखिए, फर्स्ट वाला तो ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, और तीसरा जो हो जाएंगे इसका वह क्या हो जाएगा? तो तीसरा यहाँ पे ऊपर हम लिख देते हैं। तीसरा जो कंडीशन हो जाएगा इसके लिए वह हो जाएगा यह एक हल हो जाएगा। इसका कितने हल हो जाएंगे? एक हल। इसी को हम लोग बोल देते हैं अद्वितीय हल, मतलब एक से अधिक नहीं, अद्वितीय हल। एक हो गया काफी है, ज्यादा क्या होगा? अद्वितीय हल। ओके, तो ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, और इससे 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो आइए हम लोग अब दूसरा कंडीशन जान लेते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों? यह फर्स्ट नंबर कंडीशन था। तो आइए हम लोग दूसरे नंबर कंडीशन की बात करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर कंडीशन क्या है? यहाँ पे a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 रहेगा, ठीक है, और बराबर नहीं रहेगा c1 बाटा c2। ओके, a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर नहीं रहेगा c1 बाटा c2। तो इस स्थिति में यह जो ग्राफ होगा कैसा रहेगा? समांतर रहेगा, इस तरह से। समांतर मतलब रेलवे लाइन की पटरी की तरह, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। तो बताइए आप लोग से हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब यह आपस में नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो पहला तो कंडीशन आप लोग जान गए, समांतर होगा। इसका जो ग्राफ कैसा होगा? समांतर होगा। जब ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल है यानी कि समांतर है, तो बताइए कितने हल होंगे? तो आप लोग कहिएगा सर जी एक भी बार नहीं काट रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो हल होंगे वह एक भी नहीं होगा, कोई हल नहीं। अरे ग्राफ हुआ, ये दोनों काटेगा आपस में तभी तो हल होगा। जैसे यहाँ पे प्रतिच्छेद, एक बार प्रतिच्छेद किया, एक बार काटा तो एक हल, यहाँ पे एक बार नहीं काटेगा तो यहाँ पे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है।
तो यहाँ पे तीसरा, अब देखिए तीसरा जो लिख सकते हैं इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यह जो हो जाएगा यह क्या है, तो अविरोधी है, लेकिन ये वाला क्या हो जाएंगे, तो विरोधी हो जाएंगे, विरोधी हो गया। इसका जो कोई हल, देखिए कई बार होता है एग्जाम में कोई हल नहीं का नाम में पूछ देता है, तो क्या होता है, विरोधी। नाम आप लोग याद रखिएगा, पहल का अविरोधी, दूसरे का विरोधी। चलिए अब हम लोग इसी तरह तीसरे नंबर कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पे तीसरा नंबर कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों, तो तीनों आपस में बराबर होंगे। A1 बटा A2 बराबर रहेगा B1 बटा B2, बराबर हो जाएगा C1 बटा C2। ओके, तीनों जब आपस में बराबर है तो इसका जो ग्राफ रहता है वह कैसा हो जाता है, समपाती होता है। मतलब एक के ऊपर एक चेहरा रहेगा, ठीक है, इसी के ऊपर से एक और ही गुजर जाएगा, यह क्या बन गया, तो समपाती हो गया। तो समपाती है, तो आप लोग बताइए, पहला तो हम लोग लिख देंगे ग्राफ कैसा है, समपाती है। ओके, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 तीनों आपस में बराबर हो तो ग्राफ समपाती होता है। दूसरा कंडीशन देखिए, इसका हल कितने होंगे, आप लोग से पूछते हैं, बताइए। तो इसका अनेक हल हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक, क्योंकि एक के ऊपर एक रेखा जो है चढ़ा हुआ है और इस पर अनंत बिंदु होते हैं, है कि नहीं, अनंत बिंदु होते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। ओके, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। ओके, और इसका जो तीसरा हो जाएगा वह कैसा होगा, विरोधी, अविरोधी होगा, किसका नाम विरोधी होगा कि क्या होगा, तो इसका जो नाम हो जाएगा वह हो जाएगा मिश्रित, मिश्रित। ओके, यह क्या हो जाएंगे, तो मिश्रित हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मिश्रित इसको। तो यही तीन कंडीशन है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लिए, एक बार अपना से लिख करके ग्राफ बना करके कर लीजिएगा तो आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह। अब प्यारे बच्चों, हम लोग इस इंट्रोडक्शन वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है वह देख लेते हैं। वह क्या है, तो वह है ग्राफ बनाने का मान सारणी। इसको आप लोग सीख लीजिएगा तो फिर ग्राफ बनाने आप लोग को आ जाएगा इजीली। तो देखिए, तो आइए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पे इसको मानेंगे समीकरण एक, और दूसरा कुछ भी एग्जाम्पल दिया रहेगा आपको, जैसे एक्स माइनस वाई बराबर 7, इस तरह से समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक में क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 5। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो देखिए एक्स को रोकेंगे, यहाँ से देखिए वाई है प्लस में, बराबर के उस पर चले जाएंगे माइनस में, तो माइनस में लिखते हैं वाई। अब यहाँ पर हम लोग एक्स अकेला हो गया तो यहाँ पे मान सारणी लिखेंगे। मान सारणी क्या होता है, यही तो ग्राफ बनाने में आपको हेल्प करेगा। चलिए, तो इस तरह से खंड बना लेंगे हम लोग, और 6 खंड बनाएंगे। कितने, 6, इसमें एक्स का मान लिखेंगे, इसमें वाई। यह समझ लीजिए एक तरह से मशीन है, आटा चक्की मशीन, जिसमें हम लोग गेहूं डालेंगे और क्या निकलेगा, आटा। गेहूं डालने पर क्या निकलेगा, आटा निकलेगा। डालिएगा गेहूं, निकलेगा आटा। यह उस तरह के मशीन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रखेंगे, देखिए y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा, अगर x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे y का मान रखते हैं, अपना से कुछ भी रखना है, ठीक है, कोशिश करिएगा छोटा ही रखने के लिए। तो यहाँ पे कितना रख दे, 2 रख दे। ओके, चलिए, तो यह y के मान हम लोग 2 रख दिए, तो 2 y का मान हो गया, 5 से 2 घट गया, माइनस से तो घटा देंगे, 5 से 2 घट गया, कितने बच गया, 3। ओके, तो x के बराबर आ गया 3। इसी तरह हम लोग दूसरा मान रखेंगे, और ध्यान रहे एक बार जो मान आप रख दिए दोबारा उसको आप नहीं रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब दूसरा मान रखते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 रखते हैं, तो y का मान जब 4 रख दिए तो 5 से 4 घटेगा, कितने बचेंगे, 1। तो यहाँ पे x का मान आ गया 1। तो इसी तरह यह तो आपका एक मान सारणी तैयार हो गया। इसी तरह हम लोग दूसरे मान सारणी बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए x लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या है बच्चों, x माइनस वाई बराबर 7 है।
और हम लोग को x को रोकना है, y है माइनस में, आप चाहें तो y को भी रोक सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। y है माइनस में, बराबर की इस पर आ जाएंगे प्लस में, तो चलिए प्लस में y लिखते हैं, x अकेला हो गया, अब मान सारणी लिखते हैं, मान सारणी। ओके, तो देखिए यहाँ से हम लोग 6 ठो खंड बनाएंगे, आपको पहले ही बता दिए, एगो x रहेगा, एगो y। अब यहाँ से मान रखना है आपको, कुछ भी ऐसा छोटा से छोटा मान रखना है। हाँ, आप माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं, बट्टा में, दशमलव में, कुछ भी में रख सकते हैं, लेकिन वह उसका आप लोग के मतलब सहूलियत के हिसाब से वैसा रखना पड़ता है। चलिए यहाँ पे आप रख दीजिए, -5 रख दे बच्चों, बिल्कुल रख सकते। चले, तो y के मान हम लोग -5 रख दिए, तो 7 से 5 घटेगा, कितना बचेगा 2, तो x बराबर आ गया 2। अब आप लोग बताइए कितना रखें, 0 रख दे, हाँ चलिए 0 रख सकते हैं। तो 7 है और जोड़ना कितना है 0, तो 0 में 7 जोड़ेंगे 7 होगा। तो यह आपका बच्चों मान सारणी बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ से इस तरह से ग्राफ खिंचाता है, तो ग्राफ पेपर में अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। चलिए इस पर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को, 2 3 4 5 6 इस तरह से। ऊपर के साइड में क्या होता है, वाई अक्ष, नीचे वाई डैश हो जाता है, नीचे की तरफ एक्स, बाएं तरफ एक्स डैश। तो इधर होते हैं दाहिना तरफ प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, और बाएं साइड में माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, चाहे तो और आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ नीचे के साइड में माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और भी लिखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे अब मान रखना है बच्चों। देखिए x का मान कितने हैं, 3 है, और y के मान 2 है। तो यहाँ से x का मान 3 प्लस में, x अच्छा है तो इसी में प्लस में x का मान 3 और y के मान कितने 2, तो इसी के सामने से 2 के सामने चलेंगे। तो देखिए इधर से y प्लस में 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पे एगो बिंदु मिल गया। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा x का मान कितना है 1 है और y के मान 4 है। तो चलिए x का मान 1 यहाँ पे और y का मान 4, तो चलिए 4 के सामने यहीं से चलते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 के सामने आ गए, तो यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पे आप लोग इस तरह से स्केल रख करके ऐसे इसको यहाँ से मिला सकते हैं। ओके, तो एक ठो ग्राफ खींचा गया। अब यहाँ से देखिए इस वाले मान सारणी से भी सेम काम करेंगे। x का मान कितने हैं, तो 2 है, तो आइए यहाँ पे 2 है, और y के मान कितने -5 है। तो आप लोग बताइए ऊपर चलेंगे कि नीचे, तो नीचे है माइनस में, तो नीचा चलेंगे, यहीं से हम लोग -5 के सामने चलेंगे। तो यहाँ पर -5 है। ओके, तो एक बिंदु मिल गया। अब देखिए x का मान 7 है, y के मान 0 है, तो x के मान 7 यहाँ पे है और y के मान 0, तो 0 तो ना ऊपर बढ़ेगा ना नीचे बढ़ेगा, यहीं पर आ जाएगा। तो एक बिंदु आपको मिल गया यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे। तो इसको इस तरह से ऐसे ग्राफ खींचेंगे स्केल रख करके, तो इस तरह से यह आगे की साइड में कटेगा। ओके, और यह आपका थोड़ा सा आगे तक आएगा, राइट। तो इस तरह से ग्राफ बनते हैं प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 3.1 में, और फुल डिटेल्स में हम लोग सभी प्रश्नावली को करने वाले हैं। इसके पहले आप लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। चलिए, हैव अ नाइस डे।